Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 6, that is the thermodynamics, and topic for today is the entropy and the spontaneity. जैसे कि इससे पहले आपको याद होगा एंट्रोपी हमने क्या बताया था. एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर. जैसे कि आपको बताया था कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी होती है, जो अपने आप होती है या जिसको एक बार इनिशिएट कर दे और वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने दो फैक्टर्स को ऑब्जर्व किया था. फर्स्ट वन इज द चेंज इन एंथैल्पी. अगर हम देखते हैं तो जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. लेकिन जो दूसरी प्रोसेस थी जिसके लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने बताया था सेकंड वन इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डर. तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर विच इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी. तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से. जैसे आपने एंथैल्पी पढ़ा, इंटरनल एनर्जी पढ़ा, तो वो क्या है एक्चुअली में? दैट इज ए स्टेट फंक्शन. सिमिलरली entropy is also a state function. That means the change in entropy depends on its initial and final value but not on its path. That's why we can say entropy is a state function like internal energy and enthalpy. Entropy may also related to the heat involved in a process. Whenever heat is added to the system, there is an increase in the molecular motion. जब भी हम हीट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो रैंडमनेस है वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनहेंस होती है, जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो इनहेंस होती है, इंक्रीज हो जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द एंट्रोपी. अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी रैंडमनेस और डिसऑर्डर भी बढ़ेगा. तो दस a system at a higher temperature has great randomness than at the lower temperature. तो अगर कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है तो उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होगी और अगर कोई लो टेम्परेचर पे है तो उसमें रैंडमनेस कम होगी. तो इसका मतलब अगर हम कोई आपको मान के चलते एक सिस्टम देते हैं, एक टेम्परेचर T1 पर है और एक टेम्परेचर T2 पर है, और आपसे पूछे इसमें रैंडमनेस ज़्यादा किस में होगी, अगर कंडीशन देते T1 इज लोअर देन दैट ऑफ T2, तो T2 ज़्यादा है तो इसका मतलब रैंडमनेस भी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी सिस्टम का तो उसमें रैंडमनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. लेकिन यहाँ पर आपको जो दूसरी पॉइंट ध्यान से नोट करना है, दस टेम्परेचर इज आल्सो ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर. तो जो टेम्परेचर है वो भी एक मेजरमेंट हो गई. लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ नोट करनी है उसको ध्यान से समझेंगे. द हीट एडिड टू ए सिस्टम एट ए लोअर टेम्परेचर, it increases the randomness to a greater extent then the same heat is applied to a system at a higher temperature. For example, हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं कि जो हीट है अगर हम किसी ऐसे सिस्टम में सप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे है, जो मैक्सिमम रैंडमनेस पहले ही शो कर चुका है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो स्मॉल होगा. लेकिन अगर हम एक सिस्टम लेते हैं जो लो टेम्परेचर पे है और उसमें अगर हम रैंडमनेस को इंक्रीज टेम्परेचर या हीट को चेंज करते हैं तो वहाँ नोट करेंगे जो रैंडमनेस आएगी या डिसऑर्डर आएगा या फिर जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो उसमें रैंडमनेस और डिसऑर्डर कम है, अगर हम हीट सप्लाई करेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका मतलब आप नोट करेंगे अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दो सिस्टम को सप्लाई करते हैं, वन इज एट लोअर टेम्परेचर एंड अदर वन इज एट हायर टेम्परेचर, तो जो क्यू का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा किस पे होगा? जो सिस्टम लो टेम्परेचर पे होगा. तो इसको समझना है ध्यान से. तो यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, दैट मीन्स द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. जितनी ज़्यादा हीट भेजेंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा. बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे भी आपको बताया कि कोई सिस्टम जिसमें टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है और सेम अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो रैंडमनेस या डिसऑर्डर होगी, जो चेंज इन एंट्रोपी होगी, वो स्मॉल होगी. तो इस केस में दैट मीन्स टेम्परेचर पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर हम यहाँ पर हीट पे देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड दिस इज गिवन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम. डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी मे बी डिफाइंड एज. अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैथमेटिकल इक्वेशन. यू कैन डिफाइन डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड isothermally and reversibly divided by the absolute temperature
एट विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिस टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है या उसमें जो चेंज आया है उस पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसके जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केल्विन पर मोल। तो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, ऑलरेडी आपको बता दिया व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल। अगर हम टोटल एस की बात करें, टोटल एस का मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, which may be always positive value. तो delta S universe that is also greater than 0। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो चेंज इन एंट्रोपी है सिस्टम की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब जो हमारा यूनिवर्स है उसकी जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स always increases in course of every spontaneous और natural process। जो भी हम नेचुरल प्रोसेस को अगर देखते हैं तो उस केस में आप नोट करेंगे जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट बट इट्स एंट्रोपी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉर नेचुरल प्रोसेसेस। अगर आप डेली लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करें तो जैसे कि जो यूनिवर्स है अगर हम कहते हैं तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो एंट्रोपी है या रैंडमनेस है वो बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं, हम एक व्हीकल से लेते हैं, व्हीकल का एग्जांपल लेते हैं, तो व्हीकल में हम जो फ्यूल डलवाते हैं वो क्या है, दैट इज पेट्रोल, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। लेकिन जब उसको बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो जो घर में हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब उसको बर्न करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब फॉर एवरी नेचुरल प्रोसेस, जैसे आपने इवेपोरेशन की प्रोसेस पढ़ी है तो उसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो मोस्टली जो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें क्या होगा कि जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है ओवरऑल सिस्टम प्लस सराउंडिंग की अगर हम काउंट करेंगे दैट विल ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव वैल्यू। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी जो फिक्स है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व बट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड नेक्स्ट वन इज द एंट्रोपी एंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम स्टेट में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले एट 272 केल्विन, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को देखें तो आपको पता होगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है दैट इज 273 केल्विन। 0 डिग्री पर जो लिक्विड और सॉलिड है दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हम जो ऑब्जर्व करेंगे द चेंज इन द एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस विच इज इक्वल टू 0। तो जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसमें जो चेंज होगी क्या, दैट इज एंट्रोपी दैट विल बिकम इक्वल टू 0। इसका मतलब वहां पर जो इनिशियल एंट्रोपी है और जो फाइनल एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम 272 केल्विन पर चेक करते हैं तो जो H2O लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। इसके लिए अभी आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम डेल्टा एस टोटल चेक करते हैं। डेल्टा एस टोटल क्या था, दैट इज द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। जो डेल्टा एस सिस्टम है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स -21.85। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी जो एंट्रोपी है या रैंडमनेस है वो क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब डिक्रीज हो रही है क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो सराउंडिंग की वैल्यू की बात करें तो दैट इज द पॉजिटिव वन। जो पॉजिटिव है कितनी है, 21.93। लेकिन अगर हम इसका टोटल चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज प्लस 0.08 जूल पर केल्विन पर मोल विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू। और जब भी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा तो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब 272 केल्विन पर जो लिक्विड फॉर्म है किसकी, वाटर की, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी अपने आप। तो इसका मतलब प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल है। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है।
कितने पर? 272 केल्विन पर द प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस वन। अगर हम 274 पर चेक करते हैं, एट 274 केल्विन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो इस केस में अगर हम डेल्टा एस को टोटल को चेक करें तो दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और जो नेट रिजल्टेंट आया वो कितना है? -0.08 जूल पर केल्विन पर मोल, विच इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। वाई? क्योंकि जो डेल्टा एस आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो जो नेगेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द प्रोसेस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव आता है, द फॉरवर्ड प्रोसेस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस बट रिवर्स में बी द स्पॉन्टेनियस वन। तो ये रिवर्स में तो आ सकता है लेकिन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर जो मेन फॉर्म एग्जिस्ट करती है दैट इज ओनली द लिक्विड स्टेट बट नॉट सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब फॉरवर्ड तो पॉसिबल नहीं है लेकिन रिवर्स तो आ सकता है। एट 274 केल्विन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वन। तो यही चीज यहां मेंशन की है। डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव आता है तो फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस बट रिवर्स में बी स्पॉन्टेनियस। तो रिवर्स स्पॉन्टेनियस हो सकती है, वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर भी हो रहा है। अगर हम 273 पर चेक करें तो एट 273 केल्विन H2O लिक्विड और H2O सॉलिड बोथ आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको कैसे प्रूव करेंगे? डेल्टा एस अगर क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को चेक किया तो कितनी वैल्यू आई? 0। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेल्टा एस अगर 0 है तो कौन सी स्टेट है? दैट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तो इसका मतलब इसके फॉरवर्ड में जाने की चांसेस भी हैं, बैकवर्ड में आने के भी चांसेस हैं। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जितना एंट्रोपी चेंज फॉरवर्ड में होगा उतना एंट्रोपी चेंज रिवर्स में होगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा? दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दैट स्टेट एट विच द डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम में जो टोटल एंट्रोपी चेंज है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज फॉर द फेज ट्रांजिशन, जैसे आपको याद होगा डेफिनेशंस की थी आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ द फेज ट्रांजिशन, जैसे में हम बोलते थे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लगभग अगर आप नोट करेंगे कि जो डेफिनेशंस हैं वो लगभग सेम रहने वाली है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि इंस्टेड ऑफ एंथैल्पी वी हैव टू यूज द वर्ड एंट्रोपी। तो यहां पर मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। बाकी की दो डेफिनेशन आप इसको समझ लेंगे अपने आप कैसे करना है। एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? फ्यूजन की प्रोसेस आपको पता ही है, whenever a solid is converted into the liquid such a process is called fusion। और सब्लिमेशन भी पता है, whenever a solid is directly converted into gas without involving liquid state तो such a process is called sublimation। तो इनके बेसिस पर हम इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर आपसे फ्यूजन पूछेगा तो क्या होगा? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स, यहां पर क्या आ जाएगा? अगर हम यहां देखें तो यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, यहां बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट आएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग आएगा, नेक्स्ट में आएगा मेल्टिंग जो फ्यूजन है। और सब्लिमेशन में बोलेंगे एट इट्स गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर अगर वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस के अंदर। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे एंथैल्पी, दैट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एंड नॉट फॉर standard which is the standard enthalpy of vaporization divided by TB, that means the boiling temperature। अगर इसको आपको फ्यूजन में लिखना है तो यहां पर क्या आ जाएगा? फ्यूजन S नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा? फ्यूजन H नॉट अपॉन T, यहां पर क्या आएगा? F स्टैंड फॉर फ्यूजन, B स्टैंड फॉर बॉइलिंग। तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको सब्लिमेशन लिखना है तो डेल्टा S सब्लिमेशन S नॉट, डेल्टा S सब्लिमेशन H नॉट अपॉन T एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। तो ये ध्यान से करनी है। एंट्रोपी पिछले हमने जो की थी वो क्या थी? एंथैल्पी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एंट्रोपी वर्ड यूज करते हैं तो एंट्रोपी बताना है, और एंथैल्पी वर्ड यूज करना है तो एंथैल्पी बताना है। तो इन डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी याद करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है।